we have to know now the major applications of chi-square. से तो एक दो आप जानते ही हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और एमोंग नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स ये सबसे ज़्यादा रिसर्च में अप्लाई किए जाने वाला स्टैटिस्टिक्स. But I shall go through certain points which we have written. The chi-square test is used as a test of significance when the data given are expressed in frequencies or categories. ये बातें हम लोग पहले ही करते हैं कि जब डाटा फ्रीक्वेंसी में हो या कैटेगरी में हो तो इट इज़ a very good test for testing significance. It does not require assumption of a normal distribution. मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी उस समय और ज़्यादा हो जाती है जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, और इट सोल्व्स टू ब्रॉड पर्पजेज. इसका जो मेजर पर्पज है, टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट, ये आपने सुना भी होगा और कई बार क्वेश्चन में भी पूछता है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. और दूसरा मतलब यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट एंड यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. मतलब गुडनेस ऑफ फिट का मतलब यह है कि एक तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास और हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे फिट बैठ जाते हैं. और दूसरा कि हम लोग इससे हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जैसे मेल और फीमेल का कोई ओपिनियन है तो उनके ओपिनियन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस वगैरह है कि नहीं, और इस तरह के सवाल हम लोग धीरे धीरे करेंगे. तो एक तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट है और ये फ्रीक्वेंसी और कैटेगरी के सिचुएशन में ज़्यादा एप्लीकेबल है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका रिक्वायरमेंट नहीं है. और तीसरी बात जो हमने की कि गुडनेस ऑफ फिट और फिर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दो इसका ब्रॉड पर्पस है. गुडनेस ऑफ फिट हैज़ हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आगे हम लोग सवाल को भी बांटे हैं कि ये गुडनेस टू फिट में दो तरह का सवाल या दो तरह से हाइपोथेसिस हम लोग टेस्ट करेंगे. पहला कि इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्या चांसेस हैं, और दूसरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी. एनपीसी का रोल होगा उसमें. इस पे हम अलग से एक लेक्चर आपको तैयार करने के लिए करेंगे ताकि आप एनपीसी से संबंधित 2-3 प्रॉब्लम हम जो करेंगे, अभी तक तो हमने 2 ही का प्लान किया है, तो उसको आप विस्तार से समझ पाएंगे. सो गुडनेस ऑफ फिट हैज हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब सिक्का उछाले गिरने का चांस क्या है, उन्होंने ये किया 3 कैटेगरी में है तो कितना चांस है क्या है. और फिर हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी डिमांड्स द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ frequencies into categories of responses. In a normal distribution hypothesis, the expected results or frequencies are determined on the basis of the normal distribution of observed frequencies in the entire population. मतलब ये इसमें क्या है कि दोनों कंडीशन में आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो ये क्वालिटी के चांस पे. इसीलिए देखा होगा कि एक हमने प्रॉब्लम बनाया, हालांकि यहाँ लाइट ज़्यादा था, अभी भी लाइट आ रहा है, इससे आपका डिस्टर्बेंस ना हो कहीं रिकॉर्डिंग में, तो ये यहाँ दिख नहीं रहा था हमने जब लेक्चर देखा. आज हमने थोड़ा प्रिकॉशन लिया है. तो इक्वलिटी का मतलब ये है कि एक तो ये एवरेज निकाल लीजिए. मान लीजिए कि एक आइटम आपका है जिसमें 5 चॉइस है, तो मतलब गलत होने की कितने चांसेस है, सही होने के कितने चांसेस है, क्योंकि राइट रिस्पॉन्स तो एक ही है, रॉन्ग 3 है, यदि 5 अल्टरनेटिव है तो 4 है. तो ये सब चीज से अनुमान लगा के, मतलब ये इक्वल चांस. तो यहाँ क्या हो गया, एक तो फ्रीक्वेंसी और
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस, तो उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और दूसरा जो नॉर्मल कर्व है, तो नॉर्मल कर्व में जो एरिया है 3 सिग्मा माइनस की तरफ से प्लस 3 सिग्मा की तरफ जो एरिया बटा हुआ है ऑलमोस्ट 100%, लेकिन 99.97 या 79 कुछ करके है, इसको हम लोग फिर अलग से डिस्कस करेंगे। तो उस एरिया की मदद से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये दो चीज गुडनेस ऑफ फिट कैटेगरी में आएगा। जब हम एक और लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग प्रॉब्लम को कैटेगराइज करेंगे कि कितने तरह के प्रॉब्लम को हम लोग करने जा रहे हैं, देन यू विल लर्न मोर। सो एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सॉरी वो तो हो गया कि दो चीजों को गुडनेस ऑफ फिट में दो चीज, एक तो इक्वलिटी और फिर इक्वल चांस, और दूसरा नॉर्मलिटी को करेंगे। एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, chi square is usually applied for testing the relationship between two variables in two ways। मतलब दो वेरिएबल के बीच में एक एग्जांपल भी दिया हमने मेल और फीमेल का, तो दो तरह से कर सकते हैं। पहला, बाय टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस सेइंग व्हाट द टू गिवन वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये। और दूसरा, बाय कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कंटीजेंसी टेबल, जिसमें वही सेल बना के इसमें हम लोग इसको भरेंगे और इसका फॉर्मूला भी एक रंग बताएंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, और इससे तो कंटीजेंसी टेबल ग्रेजुअली यू विल लर्न। सो नो नीड टू बी इम्पेशेंट एट दिस जंक्चर, क्योंकि नई चीजें आ रही हैं तो आपको थोड़ा लगेगा। सो बाय कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कंटीजेंसी कोफिशिएंट, ए मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू वेरिएबल्स, वो भी हम निकालेंगे। द मेथड ऑफ टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑलमोस्ट द सेम एज एम्प्लॉयड इन द केस ऑफ नल हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट। मतलब जो वही तरीका है जो गुडनेस ऑफ फिट में इंडिपेंडेंस में भी, एक्सेप्ट with a slight difference in the computation of the values of expected frequency। हमने कहा भी उसमें तो सीधे एवरेज की या एनपीसी की मदद से हमने बताया। इसमें क्या है कि एक फार्मूला है इसका जोड़ हर सेल के लिए अलग से, और जहां ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसी के कोर्स में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो यू विल लर्न वेरी इजीली। यहाँ हो सकता है कि आप ना समझ रहे हो, तो उसके निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग का तरीका सेम है, वहीं FO माइनस FE की मदद से। इन द केस ऑफ ए 2x2 कंटीजेंसी, ये एग्जांपल है 2x2 कंटीजेंसी टेबल हैविंग A, B, C and D एज सेल फ्रीक्वेंसीज। मतलब ये सेल को इंडिकेट कर रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी डाला जाएगा। सेल फ्रीक्वेंसीज ये जनरल फॉर्मूला के तौर पे है, लेकिन इसमें A, B, C और D का वैल्यू डाला हुआ होगा। इन द केस ऑफ ए 2x2 कंटीजेंसी टेबल हैविंग A, B, C and D as cell frequencies, value of chi square may be computed directly without calculating expected frequency with the help of the formula। हम फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन कहना यह है कि कंटीजेंसी टेबल में हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। अमूमन हम लोग chi स्क्वायर का प्रॉब्लम जो सोल्व करते हैं उसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालता है। तीनों एग्जाम्पल में यहाँ और फिर इंडिपेंडेंट में भी हमने बताया कि दो ये और ये की हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड निकालते हैं। लेकिन ये कंटीजेंसी टेबल में एक फॉर्मूला की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। यद्यपि इस जंक्चर पर इतना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं चूंकि हमने प्लान में रखा है कि इसको लिख ही देंगे। तो AD अभी सेल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ जो A और B का जो गुना का वैल्यू होगा वो B और C के गुना का जो वैल्यू होगा सो, और डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C प्लस D इंटू होते जा रहा है A प्लस C, यहाँ C प्लस D है, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर C प्लस D और B प्लस D। थोड़ा कैजुअल हम इसलिए भी ले रहे हैं कि इसको हम लोग फिर लिखेंगे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं A प्लस B, C प्लस D, A प्लस C, और ये सब वैल्यू यहाँ दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए 12 है तो क्या हो जाएगा, वहाँ A और यहाँ D है, 12 5 है तो 60 माइनस दिस,
तो यू कैन लर्न वेरी इजिली। इन केस ऑफ ए स्मॉल सैंपल, इसका भी प्रॉब्लम एक दो हम लोग बनाएंगे। 0.5 सब्ट्रैक्टेड, मतलब 5 से कम। शुरू के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि 5 से कम किसी सेल में ना हो, और फिर बहुत सारी चीज़ 20% वगैरह का, वो आप पीछे के लेक्चर से पिक कर सकते हैं। तो in case of a small sample, 0.5 subtracted from the absolute value of the difference between observed and expected frequency, दोनों में से घटा लेते हैं। कैसे, सवाल बनाएंगे इस पे बेस्ड। और एक और जो लास्ट हम इस पार्ट में बताएंगे आपको कि फाइंडिंग काई स्क्वायर, कंटीजेंसी कोफिशिएंट का भी एक कंसेप्ट है। कंटीजेंसी कोफिशिएंट का जो C इज इक्वल टू रूट अंडर, मतलब डायरेक्ट आप C भी निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू रूट अंडर काई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस काई स्क्वायर। मतलब यहां तो हम लोगों ने काई स्क्वायर का वैल्यू निकाला इस फॉर्मूला से, लेकिन काई स्क्वायर का वैल्यू यदि गिवन है तो हम लोग कंटीजेंसी कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। हो सकता है इस पे भी बेस्ट हम एक दो प्रॉब्लम करें। तो इस तरह से हम लोग देखा कि काई स्क्वायर का, वैसे तो बहुत लंबा हमने कर दिया है प्रॉब्लम वाले पार्ट में, फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, लेकिन मुख्य बात ये कि इसका एप्लीकेशन यहाँ गुडनेस ऑफ इट, इसमें दो तरह से हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, इक्वलिटी के आधार पे, नॉर्मलिटी के आधार पे, इक्वल चांस ऑफ अपीयरेंस, और इसी की मदद से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और वही नॉर्मलिटी में भी करते हैं। नॉर्मलिटी में भी क्या करते हैं कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का पूरा एरिया है 6 पार्ट में बटा हुआ है, 3 सिग्मा से लेकर -3 सिग्मा से लेकर +3 सिग्मा तक, उसकी मदद से एरिया को डिवाइड करते हैं। और फिर ये इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम भी देखा, कंटीजेंसी का कंसेप्ट देखा। तो इसका मेजर एप्लीकेशन है, और इन नटसेल हम ये कह सकते हैं कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, जहाँ हमको कई बार सेम रिसर्च में, हम पीछे भी बता चुके हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं, वैसे किसी केस में यदि हम क्रॉस सेक्शनल कोई स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ भी काई स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियन टेस्ट का भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप समझेंगे। सो वी कुड लर्न इन डिटेल दैट दी व्हाट आर दी मेजर इम्प्लीकेशंस। और ये तीन तो आप 1, 2 और इसका एक पार्ट और इसका 2 पार्ट, ये भी कंटीजेंसी टेबल भी इससे जुड़ा हुआ है। कंटीजेंसी टेबल में यही है कि FE नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाता है FO की मदद से, या सेल में जो वैल्यू है उसकी मदद से। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू।